आज हम कुछ किरचॉफ लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे और बीट स्टोन ब्रिज पढ़ने वाले हैं। तो एक बार याद दिला देते हैं आपको कि ये किरचॉफ लॉ क्या होता है। पहला किरचॉफ लॉ में क्या बोला, समेशन आई इज इक्वल टू 0। समेशन आई मतलब किसी जंक्शन पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 या I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 इज इक्वल टू 0। इसी को बोलते हैं समेशन I इज इक्वल टू 0। ये था किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, इसकी बात हमने की थी। ये था फर्स्ट लॉ और हम इसे क्या बोलते थे, KCL, किरचॉफ का प्रथम नियम, जिससे हम बोलते थे KCL। तो फिर दूसरा नियम क्या था? दूसरा, ये कहाँ की बात होती है? ये बात होती है संधि की। जब कोई संधि हो तो वहां की ये बात होती है। पहली चीज हम समझ गए। और बंद जाल में, यदि हम बंद जाल की बात करते हैं कि बंद जाल में, तो इन्होंने बोला है समेशन IR बराबर समेशन E। इसी को अपन दूसरी तरीके से क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं समेशन B बराबर समेशन E। यानी किसी बंद जाल में विभवांतरों का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। डायरेक्शन की बात एक बार और कर देते हैं बच्चों कि हम डायरेक्शन की यदि बात करते हैं, नंद किशोर, कोमल कुमारी, गुड मॉर्निंग। तो हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो हमने क्या बोला था कि यदि हमारे पास कोई बंद जाल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस R है और इसमें धारा I है और यहाँ पे भी ये ऐसा कोई सेल लगा हुआ है, इसमें धारा I2 है, इसे I1 बोल दें। रेजिस्टेंस इधर या उधर लगा सकते हैं, R2 बोल दें, R1 बोल दें। बच्चों एक बार समझ लो, फिर अपन इसके बहुत से न्यूमेरिकल करेंगे और सबसे पहले तो इसका उपयोग करेंगे बीट स्टोन ब्रिज में। तो देखिए जरा, हमारी बात ध्यान से सुनिए। यदि आपने ऐसा लिखा ABCD है, यदि आपने लिखा कि ABDCA, बंद करना पड़ेगा, जहां से चलोगे वापस भी आप वहीं पे आने वाले हो। तो बंद जाल की बात करते हैं तो आप A से चल रहे हो। अब आप मान के चलना कि आप A से B पे जा रहे हो, B से D पे जा रहे हो, D से C पे जा रहे हो और C से A पे जा रहे हो। जब आप A से B की तरफ चल रहे हो तो धारा आपके विपरीत दिशा में है, तो आप क्या लिखोगे, -I1 R1, ये धारा और ये प्रतिरोध। फिर आप इधर चल के इधर आए तो धारा आपकी दिशा में है, तो प्लस हो जाएगा I2 R2 बराबर। हमने क्या बोला था कि जब हम प्लस की तरफ चलते हैं सेल के तो हम उल्टे चलते हैं, क्योंकि सेल से जो धारा बहती है ना वो प्लस के दूर जाती है, तो प्लस से दूर की तरफ जाती है। तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा -E1 और ये वाला हो जाएगा +E2। ओके। हाँ राजदीप, क्या बोल रहे हैं बच्चे? हेलो सर। हाँ बोलो राजदीप। सर कोर्स बंद हो गया तो परचेस कर लिए हैं। चलो बहुत अच्छी बात है राजदीप। और ये ध्यान से देखो, तो हम जब चलते हैं तो धारा और प्रतिरोध के संगत गुणनफल का बीजगणितीय योग उसके बराबर होता है विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। तो ये सिंपल सी बात है। तो ये हमने लिखा
अब सुनो, आपने क्या कर लिया, आपने कर लिया ए सी डी बी ए से सी गए, सी से डी गए, डी से बी गए, बी से ए पे आए। तो बच्चों अब आप देखो जरा, आप इधर चल रहे हो, ये इधर करंट हो रही है, तो ये I1R1 प्लस हो गया, परंतु ये -I2R2 हो जाएगा। जब आप प्लस से दूर चल रहे हो तो ये वाला आपका प्लस हो जाएगा, दूसरा वाला माइनस हो जाएगा। ये और ये समीकरण एक ही है, कोई अंतर नहीं है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो ये ही आ जाता है। इसलिए जरा भी कंफ्यूज मत होना। आप जो लिखोगे, जो बंद जाल आप एक्सप्रेस करोगे, जो बंद जाल आप समझाओगे, उसके आधार पे चलना। आपकी तरफ सब प्लस होंगे, आपके विपरीत सब माइनस होंगे, विरोधी माइनस और सपोर्टर प्लस। तो बच्चों एक और बात, यहां पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि हमारे पास ये सेल है, इस तरफ यदि हम करंट चल रहे हैं तो ये प्लस आएगा, और यदि इस तरफ चल रहे हैं तो ये माइनस आएगा। सेल के प्लस से दूर चलोगे तो सेल का ईएमएफ हमेशा हमेशा आपको प्लस लेना है, और सेल के माइनस से दूर चलोगे तो सेल का ईएमएफ माइनस लेना है। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और 4 नंबर के लिए, और हम फिर से बोल रहे हैं बच्चों, आपकी हेल्प से होने वाला है। तो हम अपने बच्चे तैयार हो जाओ, सब अपने हथियार लेके, और इसका नाम है बीट स्टोन ब्रिज, बीट स्टोन सेतु। इंग्लिश में ही लिखते हैं बीट स्टोन ब्रिज। ये हमें पढ़ना है, और ये आईएमपी है। किरचॉफ के लॉ पे ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो बीट स्टोन ब्रिज आज करूंगा फोन है। चलो अब जरा बीट स्टोन ब्रिज समझो। सबसे पहले इससे करते क्या है, इससे बीट स्टोन की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि बीट स्टोन सेतु की सहायता से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। अब हम 2 नंबर का क्वेश्चन राजदीप बताएंगे। मान ज्ञात किया जाता है, पहली चीज किससे करते क्या है, इसमें अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। कैसे करते हैं, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, यह किरचॉफ के नियमों के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम किरचॉफ के नियम की बात करेंगे के सिद्धांत पर कार्य करता है। मतलब बीट स्टोन ब्रिज बेस्ड अपॉन किरचॉफ्स लॉ, ये किरचॉफ के नियमों पर आधारित है, किरचॉफ के नियमों के सिद्धांत पर कार्य करता है। नंबर 4, अगली बात जो हम यहाँ पे बता रहे हैं, डायग्राम हम यहाँ बनाएंगे। नंबर 4, और बहुत सी बातें अपन सुनने वाले हैं। चलो पहले हम डायग्राम बना देते हैं, फिर दोबारा भी बना देंगे इसे। ऐसे 4 प्रतिरोध यूज किए जाते हैं, ये ऐसे P Q R S 4 प्रतिरोध ज्ञात किए जाते हैं, लगाए जाते हैं। सबसे पहली बात सुनो बच्चों, ये कोई यंत्र नहीं होता है,
लैब में आप सोचोगे कि कोई इंस्ट्रूमेंट आपको दे देंगे कि ये बीट स्टोन ब्रिज है, तो ऐसा नहीं होता। आपको 4 वायर दे देंगे, वो बस उन वायरों को ऐसे जोड़ना है, चतुर्भुज जैसे, जैसे चतुर्भुज बनता है ना, वैसे जोड़ना है 4 वायरों को। तो ये क्या होता है, ये किरचॉफ के नियमों के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऐसे हम 4 प्रतिरोध इसमें लगा देते हैं, P Q R S। अब ध्यान से सुनना, किसी भी चतुर्भुज के 2 विकर्ण होते हैं। कोई भी चतुर्भुज होता है, ये हम अभी समझा रहे हैं, फिर तुरंत मिटा देंगे। एक विकर्ण ये होता है और एक विकर्ण ये होता है। 2 विकर्ण होते हैं किसी भी चतुर्भुज के। कर्ण विकर्ण डायोगनल बोलते हैं इसे। तो किसी भी चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं 2। ध्यान से सुनो और समझो हमारी बात। तो पता है, एक विकर्ण में क्या करते हैं, एक विकर्ण में लगा देते हैं गैल्वेनोमीटर और दूसरे में लगा देते हैं सेल। आप बोलोगे सर बाहर क्यों लगाया, विकर्ण तो है ही, इन दोनों को कनेक्ट किया है ना, हमने समझाया था ना, हमने इन दोनों को कनेक्ट किया है। ये इधर से होता हुआ इधर कनेक्शन चला गया है। तो एक विकर्ण में क्या लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर, और दूसरे विकर्ण में इसमें लगा होता है सेल। तो 2 विकर्ण हम इसमें उपयोग किए जाते हैं। हम इसे नाम दे देते हैं A B C D। तो इसकी रचना की बात करते हैं कि इसमें 4 प्रतिरोध, 4 प्रतिरोधों को, और 4 प्रतिरोधों में से एक प्रतिरोध होता है एक अज्ञात तथा 3 ज्ञात। एक अज्ञात तथा 3 ज्ञात। इसमें 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज 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 की 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। एक एक बात ध्यान से समझना बच्चों, 4 भुजाओं के रूप में जोड़ा जाता है। चतुर्भुज के एक विकर्ण से, चतुर्भुज के एक विकर्ण से धारामापी, धारामापी भी समझा रहे हैं क्या होता है, धारामापी G तथा दूसरे विकर्ण से सेल E, सेल E जोड़ा जाता है। 1 नंबर का वेरी शॉर्ट क्वेश्चन की बात सुन, क्या गैल्वेनोमीटर और सेल, हम सेल यहां जोड़ सकते हैं और गैल्वेनोमीटर यहां जोड़ सकते हैं? यस। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख रहे हैं और ध्यान से सुनना। अभी हमने तुम्हें बताया नहीं है, परंतु हम बता रहे हैं एक चीज कि संतुलन की अवस्था में, अब संतुलन की अवस्था हम अभी बता रहे हैं, संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में सेल तथा गैल्वेनोमीटर को आपस में स्थानांतरित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मतलब यदि संतुलन की अवस्था है तो आप इस सेल को यहां जोड़ सकते हो, गैल्वेनोमीटर को यहां जोड़ सकते हो।
अब जरा अगली बात सुनो, पहले हम तुम्हें बता दें कि ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चों को शायद यही नहीं पता हो कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो हम जरा गैल्वेनोमीटर समझाते हैं। पहले गैल्वेनोमीटर एक यंत्र होता है, कुछ इस तरह का डब्बा होता है और यहाँ पे कांच लगा होता है और ऐसा एक स्केल होता है, बीच में 0 लिखी रहती है, इधर भी और इधर भी। और यहाँ पे एक निडल होती है, यहाँ पे एक होती है निडल। ये एक नट इधर लगा होता है, एक नट इधर लगा होता है। गैल्वेनोमीटर क्या बताता है? गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा बताता है। गैल्वेनोमीटर धारा की दिशा बताता है। तो पता है, यहां से हम कनेक्ट कर देते हैं और इधर से दूसरी जगह कर देते हैं। यदि गैल्वेनोमीटर इधर चला गया तो करंट आगे जा रही है और इसकी निडल इधर आ गई तो करंट पीछे जा रही है। तो सही बात यह है कि गैल्वेनोमीटर से हमें क्या पता चलता है? गैल्वेनोमीटर से हमें धारा की दिशा पता लगती है। समझ गए? गैल्वेनोमीटर से धारा की दिशा पता लगती है। यदि गैल्वेनोमीटर की सुई यहीं पे रहे तो हम बोलेंगे कि विस्थापन नहीं मिल रहा है, मतलब धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो हमारी बात समझ में आ गई, गैल्वेनोमीटर समझ लिया है सबने। अब हम यहाँ पे बात करते हैं संतुलन की स्थिति। तो राजदीप, ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या आप संतुलन की अवस्था में किसी व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर और सेल को आपस में परिवर्तित कर सकते हो? रिजल्ट पे कोई प्रभाव पड़ेगा? तो आप बोलोगे नहीं पड़ेगा, इन्हें आपस में स्थानांतरित किया जा सकता है, परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं आता। मतलब परिणाम प्रभावित नहीं होता है, परिणाम प्रभावित नहीं होता है। ये वाली बात समझ में आ गई है सबको। अब क्वेश्चन एक और आ गया हमारे पास कि वो संतुलन की स्थिति क्या होती है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं संतुलन की स्थिति। ये भी आता है संतुलन की स्थिति कि व्हीटस्टोन ब्रिज में संतुलन की स्थिति समझाइए कि व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन में है, इसका मतलब क्या होता है? हाँ रानी, पूछ बेटा। सर हाँ पूछो। सर गैल्वेनोमीटर वाला थोड़ा फेन समझाइए, नहीं समझ में आया। गैल्वेनोमीटर केवल ये बताता है कि धारा किधर प्रवाहित हो रही है। बस एक ऐसी विद्युत युक्ति है बेटा जिसमें हमें ये पता लगता है कि धारा लेफ्ट साइड जा रही है कि राइट साइड जा रही है। तो गैल्वेनोमीटर आपको लैब में मिल जाएगा, एक युक्ति होती है। और गैल्वेनोमीटर आपके कोर्स में भी है, हम धारा के चुंबकीय प्रभाव में इसे पढ़ने वाले हैं। हम तुम्हें इतना बात बता रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर केवल हमें ये बताता है कि धारा लेफ्ट में जा रही है कि राइट में जा रही है। हम फिर से बता रहे हैं, हम ऐसे बना देते हैं गैल्वेनोमीटर, ये निडल है, यहाँ 0, इधर कुछ इधर कुछ। यदि ये निडल इस तरफ आ गई, 0 इधर है, तो धारा इधर बह रही है, और यदि ये निडल इस तरफ हो गई तो धारा इस तरफ बह रही है। तो गैल्वेनोमीटर से हमें धारा की दिशा पता लगती है, धारा बह रही है या नहीं बह रही है ये भी पता लगता है। समझ गया बेटा? यस सर। हाँ, अब समझो संतुलन की स्थिति। पेपर में अकेली संतुलन की स्थिति पूछी जा सकती है, अकेली संतुलन की स्थिति पूछी जा सकती है। तो संतुलन की स्थिति क्या होती है? तो संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं देता। पता, गैल्वेनोमीटर की निडल यदि 0 पे है, वेरी गुड बेटा, यदि गैल्वेनोमीटर की निडल 0 पे है, गैल्वेनोमीटर की निडल यदि 0 पे है, तो इसका मतलब ये है कि उसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। तो बैलेंसिंग स्टेट ऑफ गैल्वेनोमीटर की बात होती है। गैल्वेनोमीटर
को हम बैलेंस कब बोलेंगे? अब ध्यान से सुनना बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर इसके बाद सिद्ध करेंगे। तो संतुलन की स्थिति में क्या होता है, तो यहां पे हम लिखेंगे संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में गैल्वेनोमीटर कोई विक्षेप नहीं देता है, कोई विक्षेप नहीं देता है। गैल्वेनोमीटर यदि विक्षेप नहीं दे रहा है, इसका मतलब क्या है? यहां से इधर या यहां से इधर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात बी से डी की ओर या डी से बी की ओर कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, कोई धारा प्रवाहित नहीं होती। कि धारा प्रवाहित केवल तब होती है जबकि विभवांतर होता है। धारा प्रवाहित नहीं हो रही, आपको पता है कि बी से डी की तरफ चलना है या डी से बी की तरफ चलना है। धारा प्रवाहित नहीं होती है क्योंकि वी डी बराबर होता है वी बी के, मतलब बी और डी के बीच में विभवांतर नहीं रहता। विभवांतर नहीं होगा तो धारा नहीं बहेगी बच्चों। ये आंसर था, बी डी बराबर बी बी, अर्थात डी तथा बी के मध्य विभवांतर शून्य होता है, शून्य हो जाता है। तो ये कंडीशन होगी तो धारा नहीं बहेगी। यहां पे और यहां के विभव में अंतर होगा तो ही धारा बहेगी। जब तक विभवांतर नहीं होता है, जब तक धारा नहीं बहती है। सोचो ना यार, घर पे भी स्विच ऑन करते हो तब धारा बहती है, स्विच से आप करते हो विभवांतर आरोपित, तो पता है विभवांतर नहीं होता तो धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये अब हम पूछ रहे हैं, ये बी हो गया और ये डी हो गया, तो यहां पे अब हमारे पास एक इंपॉर्टेंट बात और बची है कि ये कब होगा, बी डी बराबर बी बी कब होगा, यानी इसके मध्य विभव और इसके मध्य विभव क्या होगा। तो संतुलन की शर्त, जो सबसे काम की बात है, संतुलन की शर्त, तुम लोग हमें बता रहे थे सब लोग संतुलन की शर्त, हम अलग कलर से लिख दे रहे हैं, मोटे कलर से लिख दे रहे हैं, और समझ गए संतुलन की शर्त क्या होती है। संतुलन की शर्त होती है P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। ये है संतुलन की शर्त, संतुलन की शर्त P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S। और डिजाइन बना देते हैं, ये है शर्त, ये R अपान S, ये है संतुलन की शर्त। तो ये आपके लिए बहुत काम की है, 2 नंबर तो आपके हो ही गए हैं इसमें। और इतनी चीज सबको समझ में आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी हैं, और इस बोर्ड में गारंटीड 2 नंबर हैं। और अब हम संतुलन की शर्त को सिद्ध कर रहे हैं। चलिए अब आप देखिए जरा, फिर से हम ये बना दें, और अब हमारा हो रहा है बीटस्टोन ब्रिज में, बीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं ना, बीटस्टोन सेतु में संतुलन की शर्त
बराबर P अपान Q इज इक्वल टू R अपान S, और यहां पे हमने प्रश्न बना दिया सिद्ध कीजिए। इसी को अपने सिद्ध करना है, और अब आप लोगों का बहुत सा काम आ गया है। अब आपको अपना काम करना है बहुत ध्यान से, ठीक है? सब बच्चे एक्टिव हो जाएं। देखिए जरा, संतुलन की शर्त, और इसे हमें सिद्ध करना है। तो चलो अब अपन बनाते हैं सबसे पहले वो बीट स्टोन ब्रिज। ये बना दिया अपन ने बड़ा सा बीट स्टोन ब्रिज। ये लो, ये हमने लगा दिए हैं 4 प्रतिरोध समांतर चतुर्भुज की 4 भुजाओं में, और फिर हमने यहाँ पे लगा दिया है वो गैल्वेनोमीटर, और एक स्विच ये लगा दिया है, इसे K1 बोलते हैं, और यहाँ पे सेल लगा दिया है, इसे अपन K2 बोलते हैं, और ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ये है E। तो जब गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है तो हमेशा पहले K2 फिर बाद में K1 स्विच ऑन किया जाता है सदैव। ये क्यों किया जाता है? सदैव K2 पहले तथा K1 बाद में ऑन किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव से बचने के लिए। रीजन हम लिख देते हैं, परंतु वो बाद में समझाएंगे, अपना चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव से बचने के लिए। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के प्रभाव से बचने के लिए ये करते हैं। धारा की बात करो, यहां से यहां तक जो धारा गई है वो है I, ठीक। इधर जो धारा होगी वो हम बोल देते हैं I1, और इधर हम लिखते हैं I2, जबकि इसे I माइनस I1 लिख सकते थे। ये धारा I1 यहां पहुंची, कुछ धारा इधर चली जाएगी, इसे अपन IG बोल देते हैं, और कुछ धारा इधर आ जाएगी जिसे I1 माइनस IG लिखेंगे, परंतु अपन लिख रहे हैं I3 मतलब I1 माइनस IG है। ये धारा मैनेजमेंट आपको करना है बच्चों। सुनो, I3 इधर आ गई और इधर से I2 इधर आ रही है, तो इधर कितनी जाएगी? IG प्लस I2 हो जाएगी, इसे अपन I4 बोल देते हैं। ये I4 निकल गई, वापस आ गई I। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो बच्चों, सब लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनो। किसी सेल से जितनी धारा बाहर जाती है दूसरे तरफ उतनी ही वापस आती है। मतलब यदि इससे निकल के आई गई है तो इधर से वापस आई ही आएगी। ये बात ध्यान से सुन लो और समझ लो सब लोग। तो आपने करंट मैनेजमेंट कर लिया है। अब चलिए, ये सब चीजें दिख गई, समझ में आ गई, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। वंस मोर मत बोलना कोई। धारा मैनेजमेंट सबको समझ में आ गया? फटाफट यस या नो लिखो, फटाफट यस या नो लिखो, नहीं तो बाद में बोलो कि सर वो शुरू से समझा दो। शुरू से नहीं, फिर अभी समझाएंगे पूरा। ये सबको समझ में आ गया यहाँ तक धारा मैनेजमेंट? हम फिर से बता दें ये बात कि I1 इधर जा रही है, IG इधर चली गई, तो ये I1 माइनस IG होगी, जिसे I3 लिखा है। ऐसे ही I2 इधर आ रही है, IG ऊपर से आके मिल गई, तो ये I2 प्लस IG होगी, परंतु अपन ने I4 लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नाम दे देते हैं A, B, C, D। चलो सबसे पहले बिंदु B पर किरचॉफ का प्रथम नियम बताइए। किरचॉफ का प्रथम नियम
बोलो जल्दी से, बिंदु बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होगा? प्रशांत सर के बच्चों जल्दी बोलो, बिंदु बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम क्या लगेगा? किरचॉफ का प्रथम नियम फिर से बता दें, किसी संधि पर आने और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सर बोलो। I1 बराबर होगा IG प्लस I3। बिल्कुल सही बात, सब बच्चे ध्यान से सुन लो। I1 जंक्शन की तरफ जा रहा है तो इसे अपन ने लिख लिया, और जो दूर जा रहा है उन्हें सामने लिख लिया, तो ये हो जाएगा I3 प्लस IG। I1 इज इक्वल टू I3 प्लस IG। और संतुलन की अवस्था सिद्ध करना है। आपको पता है संतुलन की अवस्था में IG तो होगी नहीं, IG बराबर 0 होगी, क्योंकि संतुलन में गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं जा रही है, तो IG 0 होगी। तो I1 बराबर हो जाएगा I3, ये इक्वेशन नंबर 1। चलो, प्रशांत सर के बच्चों ने पहला आंसर दे दिया। अब हम दूसरा आंसर के लिए हम पूछ रहे हैं, वो बच्चा बताएगा। बिंदु डी पर किरचॉफ दोनों तरीके से लिखते हैं, परंतु ये भारतीय भवन में किरकहाफ लिखा है जो गलत है। बिंदु डी पर किरचॉफ का प्रथम नियम, बोलो बच्चों, कौन बोल रहे हैं? किरचॉफ का प्रथम नियम बिंदु डी पर लगभग, कौन बोल रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम बिंदु डी पर? सर बोलो। I2 प्लस IG बराबर होगा I4। I2 प्लस IG बराबर I4, बिल्कुल सही राजदीप, इसने बता दिया इसलिए तुमसे नहीं पूछा। I2 प्लस IG बराबर I4। ये I2 आ रही है जंक्शन की तरफ, ये IG भी आ रही है जंक्शन की तरफ, I4 जा रही है दूर, ऐसे बराबर लिखा। परंतु हमें पता है संतुलन की अवस्था में IG बराबर होता है 0, तो I2 बराबर हो गया I4, इक्वेशन नंबर 2। ये दो बात हो गई। अब हम राजदीप से एक क्वेश्चन कर रहे हैं। राजदीप तुमसे ही पूछ रहे हैं। राजदीप बोलेगा 2 बार हमें नहीं बताया, तो राजदीप से पूछ रहे हैं। अब अपन एक जाल ले रहे हैं, अब अपन ले रहे हैं बंद जाल A B D A। कहां से शुरू करेंगे? A B D A में। अब आप लगवाइए किरचॉफ का द्वितीय नियम, KBL को किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलते हैं। बोलो राजदीप, तुमसे पूछ रहे हैं, बंद जाल ABDA में, ABDA में किरचॉफ का दूसरा नियम लगवाओ जल्दी से। राजदीप नहीं बता पा रहे? हाँ बोलो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर ABDA में हो जाएगा I1। हाँ I1 संतुलन की अवस्था में सर। ये अरे संतुलन की अवस्था में नहीं, अभी तो हमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगवाना है। दूसरे अच्छा, नियम में धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जी सर, जी सर। धारा कितनी है? I1 है, और I1 प्रतिरोध कितना है? P। तो आप इधर चल रहे हो, धारा भी आपकी दिशा में चल रही है कि नहीं? पॉजिटिव हो जाएगा, ये I1 P हो जाएगा। बिल्कुल, ये हो जाएगा I1P। अब आगे बढ़ो, फिर आप जी कहाँ आए? बी पे आ गए। बी से फिर नीचे D जा रहे हैं, नीचे तो IG आपके पक्ष में है। जी बिल्कुल, तो IG हो जाएगा पॉजिटिव। IG और इसका गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को कैपिटल G बोलते हैं। प्रतिरोध इसका प्रतिरोध, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध को अपन ने कैपिटल G की जगह अपन लिख देते हैं RG का मतलब क्या है? गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध। गैल्वेनोमीटर में प्रतिरोध होता है। जी सर। और बताओ, और क्या होगा आगे? माइनस हो जाएगा I2R। बिल्कुल, माइनस I2R। और बराबर कितना हो गया? बराबर हो जाएगा क्या इसमें सेल है? सेल है। ABDA में कोई सेल है? जी सर, जी सर। ई अरे हो जाएगा।
ए बी डी, ए के बीच में कहीं कोई सेल है? नहीं है सर। तो फिर कैसे जाएगा? ये तो दूर है यार। नहीं सर, हम गलत बोल दिए, नीचे है, तो नहीं है है। ही नहीं, तो कितना हो जाएगा? 0। यस, ये था किरचॉफ का दूसरा नियम। समझ में आया? आ गया समझ में अब? हाँ बिल्कुल सही, बलराज ने 0 लिख दिया था। तो I1P प्लस IG RG माइनस I2R बराबर 0। और संतुलन की अवस्था में क्या होगा? संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में IG बराबर होगा 0। तो ये 0 हो जाएगा पूरा। बचा क्या हमारे पास? I1P माइनस I2R बराबर 0, या I1P बराबर हो जाएगा I2R, इक्वेशन नंबर 3। चलिए, बिल्कुल सही बता दिया राजदीप ने, थोड़े से समझाने के बाद सही आंसर दे दिया। अब हमें कोई दूसरा बच्चा आंसर देगा। हम प्रशांत सर के बच्चों से नहीं पूछ रहे, राजदीप से नहीं पूछ रहे, अब सृजन यादव, संजीत वगैरह वगैरह, आरती रानी, इनमें से कोई आंसर देगा हमें। तो अब हम बात कर रहे हैं बंद जाल बी सी डी बी में किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम पता है ना? द्वितीय नियम क्या होता है? द्वितीय नियम होता है KVL, किरचॉफ का द्वितीय नियम। बताइए बच्चों, इनके अलावा कोई बच्चा बोले, जल्दी से माइक चालू करके बोलो। कोई गलत होगा तो सुधार देंगे यार, डरने की जरूरत नहीं है। ठीक, रानी ने माइक स्टार्ट किया। बेटा बोल, रानी बोल। हेलो सर। हाँ बोल बेटा। सर I3Q। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। I3Q प्लस के माइनस? सर प्लस होगा। एक मिनट देख, बी से सी पे आ गए अब हम। यस सर। अब सी से कहा जाएंगे हम? डी पर। डी पे जाएंगे। तो हमारे तरफ है ये धारा कि हमारे विरोध में है? विरोध में है। तो माइनस आएगा ना? यस सर। तो माइनस क्या हो जाएगा? I4S। बिल्कुल सही बात। फिर तू आगे चली बेटा, अब तू डी से बी पे जा रही है। तो ये यस धारा सर। तेरे पक्ष में है कि विरोध में है? पक्ष में है। अरे तू ऊपर जा रही है और धारा इधर आ रही है। नीचे तो विरोध में है। हाँ, तू डी से बी जा रही है बेटा, और धारा आ रही है बी से डी, तो माइनस लगेगा। निगेटिव IGRJ। RG यस सर। बराबर कितने सेल है इसमें? सेल है कोई? सर K1 है। K1 तो की है, स्विच है वो, तो सेल नहीं है। सर इसमें कोई तो नहीं है। तो 0 आएगा ना? यस सर। सेल है ही नहीं, जब 0 सेल है ही नहीं तो 0 आएगा। यस सर। ओके ओके सर। चलो ठीक। अब हमें कोई पता है संतुलन की अवस्था में क्या होगा? IG का मान 0 होगा। बिल्कुल बात। संतुलन की अवस्था में IG बराबर 0 हो जाएगा। तो I3Q माइनस I4S बराबर 0, या I3Q बराबर I4S हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 हो गया। चलिए, अब हमारा सब समझने वाला काम खत्म हो गया। अब थोड़ी सी हमारी करना है अपने। अपन क्या करें? 3 को डिवाइड कर दो 4 से। 3 को 4 से डिवाइड कर दिया। I1P है बटे 4 में क्या है? I3Q बराबर, ऊपर कितना है? I2R है, और नीचे कितना हो गया? I4S। ओके, अब ये इक्वेशन नंबर आप बोल दो 5, और सब बच्चे ध्यान दो 1, 2 तथा 5 से। 1 में देखो I1 और I3 बराबर हैं, I1 और I3 बराबर हैं, तो I1 से I3 कट जाएगा। तो क्या बचा? P/Q इज इक्वल टू 2 में देखो I2 और I4 बराबर हैं, तो I2 से I4 कट जाएगा।
कट जाएगा तो क्या बचा, और ये हमने सिद्ध कर दी है संतुलन की स्थिति। चलिए ये वाली बात समझ में आ गई सबको, किरचॉफ ला वो व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ गया। नेक्स्ट क्लास में हम किरचॉफ के नियम पे आधारित न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत से न्यूमेरिकल करेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।